नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल बातें सरकारी में आपका स्वागत है। और आज से मैं इस चैनल पर अपडेट तो आपको देता ही रहूँगा। साथ के साथ मैं एक प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर रहा हूँ पंचायती राज व्यवस्था का, जो बीपीओ की वैकेंसी आई थी। बीपीओ में जो पंचायती राज सिस्टम है, व्यवस्था है, उसके बारे में। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड पूरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। वो पहला प्रैक्टिस सेट आज है। तो इसमें हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस करेंगे डेली, और चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे आज का चैप्टर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, इतिहास से पंचायती राज का इतिहास और उसकी जो व्यवस्था थी, प्रणालियाँ क्या थी, कौन से समय में क्या प्रणाली थी, उसके बारे में जो पहला चैप्टर है इतिहास के बारे में। तो उस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम करेंगे। एक चैप्टर से रिगार्डिंग लगभग 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से उतना अच्छा कवर नहीं हो पाता है कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट, जो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे। तो उसी सीरीज़ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि आप अपने इस टॉपिक को, पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। और उसी क्रम में आज पहला प्रैक्टिस सेट मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा और पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर क्वेश्चन के बारे में। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे आपका अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा ये सब्जेक्ट। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरे को पता चले कि आप क्या इसमें ऐड कराना चाहते हैं या फिर किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। वो भी अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक नगर पालिकाओं और पंचायती राज व्यवस्थाओं का विकास सबसे ज़्यादा किस काल में हुआ। तो किस काल में हुआ, इसका आंसर होगा ब्रिटिश काल में। अब ब्रिटिश काल में समझते हैं, उससे पहले ये और ऑप्शन हैं वो समझते हैं। अगर महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल में आप समझते हैं कि महाजनपद काल में ये व्यवस्था थी तो लेकिन वो उतनी विकसित नहीं थी, क्योंकि उतनी संसाधन नहीं थे, उतनी ज़रूरतों को समझा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी ज़रूरतों को उतना पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि संसाधनों की कमी थी। इसलिए महाजनपद काल में और इनके विकास की उतनी ज़रूरत थी नहीं तब। मुग़ल काल की बात करें तो इसमें तो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड थी, केंद्रित थी, तो इसलिए यहाँ पर भी उतना पंचायती राज व्यवस्थाओं का विकास नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्थाओं का काफ़ी विकास हुआ। अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई और इसको विकसित करने, इसके विकास के बारे में सोचा गया, वो 1687 में जो सबसे पहले इसके बारे में सोचा गया, इसको अच्छा बनाने की बात की गई। ठीक है, जिससे कि एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स का जो मोटिव था वो ये था कि ग्रामीण स्तर पर कंट्रोल करना, ग्रामीण स्थल पर वो कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए वो इन संस्थाओं का विकास करना चाहते थे, क्योंकि अगर ग्रामीण स्तर पर भी वो पहुंच जाएंगे तो उनकी पूरे देश में पकड़ अच्छी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इन व्यवस्थाओं, पंचायती राज व्यवस्था जो संस्थाएं थी, इनका विकास किया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ब्रिटिश काल। समझ में आई होगी आपको, आई होप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक नगर पालिकाओं, ये तो वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। तो सबसे पहले किस अधिनियम में, तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, क्योंकि जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसमें ये मान्यता दी गई, लेकिन वास्तविक रूप से अगर स्थानीय सुशासन के बारे में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस पर गंभीर प्रयास सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में किए गए। 1872 के टाइम पर जो रिपन आया था, ठीक है, उसने जो काम किए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मान्यता देने की बात की जाएगी, ठीक है, या फिर उसके बारे में एक अधिनियम की बात की जाएगी कि किस अधिनियम में सबसे पहले इस पर चर्चा की, क्योंकि इससे पहले कोई अधिनियम नहीं आया था। अभी हमने बात की 1687 में, इस पर चर्चा की गई कि हाँ, इन संस्थाओं का विकास करके हम निचले स्तर पर भी शासन की व्यवस्था स्थापित कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने ये बात समझी। फिर 1793 चार्टर एक्ट में ये बात रखी गई कि हाँ, इसको लागू करना चाहिए, किस तरह से लागू किया जा सकता है, वो बात रखी गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको समझ में आता है कि किस चार्टर एक्ट में सबसे पहले इसको रखा गया, तो वो 1793 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वारियम के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को कितने वार्डों में बांटा जाता है।
वारियम वारियम जो आते हैं तो चोल साम्राज्य जो था, चोल साम्राज्य में जो व्यवस्था थी वो 3 प्रकार से बटी हुई थी। ठीक है, जो चोल साम्राज्य था उसमें जो व्यवस्था बटी हुई थी वो 3 तरह से बटी हुई थी। ठीक है, उसमें सभा हुआ करती थी। ठीक है, और नगरम हुआ करता था, सभा और महासभा हुआ करती थी। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो जो 3 प्रकार से बटी हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें से एक चीज़ के बारे में पूछा गया जो वारियम है। तो वारियम को सदस्य कितने वार्डों में बटा था? तो इसका आंसर होगा 30 वार्डों में। ठीक है, वो संस्था 30 वार्डों में बटी हुई थी। 30 वार्ड ये कौन से होते थे? तो वारियम कहते थे सभा और महासभा। जो सभा और महासभा हुआ करती थी, जो सभा और महासभा जो संस्था हुआ करती थी, सभा और महासभा नाम से, उसकी जो कार्य समिति हुआ करती थी, उसकी जो कार्य समिति थी, कार्य समिति को ये वारियम कहा जाता था। ठीक है, कार्य समिति को वारियम कहते थे। जो महासभा, सभा और महासभा, जो सभा और महासभा जो हुआ करती थी, सभा की कार्य से समझिए कि सभा की कार्य समिति को वारियम कहा जाता था। ठीक है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। जो चोल साम्राज्य में जो व्यवस्था थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, उसी में से एक थी सभा। सभा थी, जो सभा एक संस्था थी। अब सभा क्या थी वो संस्था आगे क्वेश्चन आएगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है कि उस सभा के जो प्रत्येक गांव से 30 वार्डों में बांटा जाता था और उनमें से एक सदस्य चुन के जाता था उस वारियम में, या उस सभा में कह सकते हैं। उस सभा में एक व्यक्ति चुनकर जाया करता था। 30 लोग चुन के जाया करते थे एक गांव से। जैसे आज के समय में देखिए वार्ड में बटा होता है गांव। जो गांव से होंगे लोग वो जानते होंगे कि गांव में बटा होता है, वार्ड बटा होता है। हर वार्ड से एक प्रत्याशी खड़ा होता है और वो अगर जीतता है, 1 से 2 ज़्यादा प्रत्याशी खड़े होते हैं वहाँ पर, जो जीतता है वो उस पंचायत का सदस्य बनता है। तो जैसे आज पंचायत के सदस्य हैं उसी तरह से वो वारियम हुआ करती थी वहाँ पर, इसलिए कि 30 वार्डों में बांटी जाती थी। उसमें से 30 मेंबर्स निकलते थे, वही 30 मेंबर्स जाके उस वारियम के सदस्य बनते थे, जो सभा के सदस्य कहलाते थे। जो कि आगे की नीतियाँ जैसे आज बनाई जाती है, ठीक है, जो भी समितियाँ बनती हैं उनके वो अध्यक्ष बनते हैं, वही सदस्य। ठीक है, जिससे वो कार्य को सुचारू रूप से चलाया जाता है। क्योंकि वार्ड में हर वार्ड की समस्या को वो सदस्य सुनेगा और उस समस्या को वो उस सभा तक लेकर जाएगा। ठीक है, ये काम हुआ करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था। अब देखिए फिर से आ गया, सभा और महासभा की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? अभी बताया जो सभा और महासभा थी चोलकालीन था ना ग्रामीण व्यवस्था में। तो अभी बताया वारियम, उसको क्या कहते थे? वारियम कहते थे। ठीक है, तो वारियम कहा जाता था। जो सभा और महासभा हुआ करती थी उसकी कार्य समिति को वारियम कहा जाता था। और अगर क्योंकि ये साउथ की बात थी, साउथ में चोल साम्राज्य था, तो अगर ये भी पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या होता है तमिल में, अगर वारियम का मतलब समझा जाए तो तमिल में इसका जो मतलब होता है, तमिल में इसको कहते हैं, तमिल में इसको कहा जाता है आय। आय जो वारियम है इसी को, यह सभा और महासभा सभा को आय कहा जाता है तमिल में। ठीक है, और जो इसके सदस्य हुआ करते थे, मतलब जो सभा के सदस्य होते थे, उन सदस्यों को भी क्या कहा जाता था? जो सभा का सदस्य हुआ करता था उस सदस्य को कहा जाता था वारिये पेरुमक्कल। क्या कहते थे? वारिये पेरुमक्कल। ठीक है, वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। समझ रहे हैं क्या कहा जाता था? वारिये पेरुमक्कल। ठीक है, वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। जो इस संस्था के मतलब इस वारियम के जो सदस्य होते थे उन सदस्यों को वारिये पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे आप इतना समझे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलकालीन ग्रामीण संस्था जो उर थी। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? वारियम। अभी उर पूछा, उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? अभी सभा पढ़ी, सभा। अब ये दूसरी समिति आ गई। अभी बताया था आपको कि 3 भागों में बढ़ी हुई थी जो पंचायती राज व्यवस्था थी। सभा महासभा हो गई, सभा और महासभा। दूसरा उर है। ठीक है, ठीक है, उर है, उर में बटी हुई थी। तो उर की अगर हम बात करें तो उर पूछा, उर की कार्य समिति को कहते थे आलू गड़म और गड़म कहा जाता था। अब समझिए, और जो सभा और महासभा थी वो ब्राह्मणों की थी। ठीक है, और जो ये उर थी ये आम जन लोगों की थी। जो उर हुआ करती थी, जो ये उर सभा हुआ करती थी, ये आम लोगों के लिए हुआ करती थी। किसके लिए हुआ करती थी? आम लोगों के लिए। ठीक है, आम लोग के लिए ये उर हुआ करती थी। और वो कुलीन लोग हुआ करते थे, उनके लिए सभा और महासभा हुआ करती थी, जो बड़े लोग होते थे, ब्राह्मण लोग जिनको कह सकते हैं। ठीक है, और जो थी जो तो समझे, तो गड़म
आलूगढ़म और गढ़म कहा जाता था। उर की कार्यसमिति, ये आम लोग की सभा हुआ करती थी जिसमें कि आम लोग अपनी समस्याओं को रखते थे और उसका समाधान किया जाता था। जबकि जो सभा और महासभा हुआ करती थी वो ब्राह्मण लोगों की हुआ करती थी, कुलीन लोगों की हुआ करती थी, जो कि व्यवस्था स्थापित करते थे। ठीक है, ये सारी तो ये हो गई हमारी उर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोल काल में नगरम किस प्रकार की संस्था थी? सभा पढ़ा, उर पढ़ा, और ये तीसरी संस्था है, उसका नाम है नगरम। तो नगरम जो संस्था थी ये हुआ करती थी व्यापारियों की। किसकी संस्था हुआ करती थी? व्यापारियों की संस्था हुआ करती थी। जैसे कि जो सभा थी वो ब्राह्मणों की थी और जो उर थी वो आम लोगों के लिए हुआ करती थी। अब बचे कौन? व्यापारी लोग। अब जब व्यापारी लोग बचे हैं तो उनके लिए नगरम हुआ करता था। नगरम जो थी वो व्यापारियों की सभा हुआ करती थी जिसमें वो अपने व्यापार से संबंधित जितनी भी समस्याएं हुआ करती थी उनका समाधान किया करते थे। तो ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है? चोल अभिलेखों में कितने प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है? अभी पढ़ के आए हैं कि 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो सभा हो गई, ठीक है, दूसरी आपकी उर हो गई, ठीक है, और तीसरी हो जाएगी नगरम। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से विभाजित थे सभाएं चोलकालीन में, सभा, उर और नगरम। ठीक है, ये इस तरह से व्यवस्थित थी। सभा हुआ करती थी ब्राह्मणों की, उर हुआ करता था आम लोगों की, और नगरम जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी व्यापारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख से चोलकालीन स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है? तो ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जो रखना पड़ेगा। इसमें कह सकते हैं ये है उत्तमेरूर अभिलेख। ठीक है, ये चोलकालीन एक अभिलेख है। ठीक है, ये चोलकालीन एक अभिलेख है। चोल सम्राट एक हुआ करते थे जिन्होंने ये अभिलेख लिखवाया, उत्तमेरूर अभिलेख। अब ये कौन थे? तो एक राजा हुआ करते थे, चोल राजा, जिनका नाम था परांतक। उनका नाम था परांतक। तो परांतक जो थे उन्होंने ये चोल अभिलेख लिखवाया था, उत्तमेरूर अभिलेख। तो ये उनके नाम पे लिखा गया था, राजा परांतक के नाम पे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस राजा ने चोल अभिलेख लिखवाया, जिसमें कि ये जानकारी मिलती है कि स्थानीय प्रशासन की जानकारी हमको मिलती है। तो बताया गया कि राजा परांतक थे, ये चोलकालीन राजा थे, राजा परांतक, इन्होंने ये लिखवाया था। इसमें इस चोल ग्रामीण संस्था का व्यवस्था का वर्णन मिलता है हमको। तो इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिस्ट्री तो पूछी नहीं जाएगी। सिर्फ इतना जान लीजिए कि कौन सा राजा था और किसने ये लिखवाया था। तो एक परांतक नाम का राजा था चोलकालीन, जिसने उत्तमेरूर अभिलेख लिखवाया और जिसमें हमको स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय प्रशासन की श्रेष्ठ प्रणाली का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो हम सब जानते हैं कि किसमें मिलता है? रामायण में भी हमको मिलता है, महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र भी मिलती है जो कौटिल्य का, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उससे भी हमको जानकारी मिलती है स्थानीय प्रशासन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, जिसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस अंग्रेज द्वारा यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार की नीति का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है? तो हर कोई जानता है कि मॉन्टेग्यू जो चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था 1909, तो हर कोई जानता है। ठीक है, इसी में सबसे पहले एक उत्तरदायी सरकार बनाने की या स्थापना करने की बात की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसमें कुछ था नहीं, सॉरी शायद गलत हो गया है। ये है 1917 में। 1917 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जो बाद में पारित हुआ था 1919 में, उसी में ये कहा गया था। मॉन्टेग्यू जो था वाइसराय, इसके द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे प्रांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि शहरी विकेंद्रीकरण जो है उसके आयोग की स्थापना कब की गई?
तो शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई 1907 में। अब जो शहरी विकेंद्रीकरण था, इस आयोग की स्थापना 1907 में की गई और इसका जो अध्यक्ष था, उस समय जो अध्यक्ष था वो जान लीजिए आप, वो था हॉबहाउस। हॉबहाउस उस समय जो था वो अध्यक्ष था और इसी की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था स्थानीय शहरी विकेंद्रीकरण आयोग का। अब शहरी विकेंद्रीकरण जो आयोग था, इसमें इसके साथ अन्य 5 सदस्य और हुआ करते थे। 5 सदस्य और थे जिसकी सहायता से ये इसमें इसका काम ये था कि किस तरह से स्थानीय सुशासन को स्थापित करना है, उसके बारे में ये आयोग लाया गया, जिसमें कि शहरी के और इस आयोग का जो काम था वो ये था कि ये बताना कि शहरी विकेंद्रीकरण या इस पंचायती राज व्यवस्था का जो है स्थापना या इसका विकास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो किस तरह से शासन व्यवस्था को सरल बनाया जा सके, उसके लिए शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। मेन उद्देश्य सिर्फ इसका यह था कि सरकार को किस तरह से ये सरकार में सहायता कर सके कि निचले स्तर पर भी शासन किया जा सके, इसके बारे में बात थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला अगर मानोगे तो माना जाएगा स्थानीय सुशासन को। और लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला क्यों माना जाता है इसको? इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे निचले स्तर पर अगर शासन को समझने की बात की जाए तो वो यही पंचायती राज व्यवस्था जो है इसी के थ्रू, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर शासन जो किया जाता है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं के थ्रू ही किया जाता है, या स्थानीय सुशासन जो व्यवस्थाएं हैं या संस्थाएं हैं उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है, उन्हीं के थ्रू किया जाता है। तो जब शासन सबसे निचले स्तर पर किया जाता है, इसीलिए क्योंकि पाठशाला इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे निचले स्तर पर सबसे जो नीचे तबके का लोग हैं वो भी इस शासन को समझ सकते हैं कि किस तरह से शासन किया जाता है, और शासन को समझने का सबसे निचले स्तर पर समझा जा सके या उसको समझ कर, क्योंकि निचले स्तर पर ही जब सारी समस्याओं का समाधान होगा तभी जाकर जो पूरे देश का विकास होगा या पूरी समाज का विकास हो पाएगा, क्योंकि जब निचले स्तर पर होगा। इसीलिए इसको पाठशाला बोला गया है, क्योंकि सबसे निचले स्तर पर ही समझ में जब हमको आ जाएगा तो इसीलिए इसको कहा गया है पाठशाला, क्योंकि हमें निचले स्तर पर ही समझ में आ जाएगी समस्या तो उसका समाधान हो जाएगा। इस निचले स्तर पर ही हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं, इस तरह से इसको पाठशाला कहा गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसने ये विचार बताया कि जिसमें ये कहा गया कि जो प्रत्येक गांव है वो पंचायत का गणराज्य होगा। तो ये कहा गया है गांधी जी के विचार हैं। सब जानते हैं ये गांधी जी के विचार है कि गांव में पंचायत। अब देखिए गांधी जी ने गणराज्य क्यों कहा, इसको प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब जहाँ पर खुद एक सरकार होगी जो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है, और वो उन्हीं के लिए कार्य करेगी, उसी को तो गणराज्य कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र जहाँ पर स्थापित होगा, तो इसीलिए गांधी जी ने प्रत्येक गांव में गणराज्य की बात की, जिससे कि वहाँ पर ही शासन किया जा सके निचले स्तर पर ही, और उनकी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर ही हो जाए, ठीक है, जिससे वो समस्या बड़े स्तर तक पहुँचेगी नहीं, ठीक है। जिससे कि जब गाँव का विकास होगा तो ठीक है देश का विकास खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये गांधी जी के विचार थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। अब पंचायती राज क्या प्रतिनिधित्व करता है? पंचायती राज किस चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहला बोल रहा है शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है क्या इसमें? लोगों की हिस्सेदारी होती है या सामुदायिक विकास होता है क्या? तो आप समझ पा रहे होंगे ये तीनों चीज़ें होती हैं पंचायती राज व्यवस्था में। शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होता है क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। सदस्यों के पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, प्रधान के पास होती हैं, या फिर जो सरपंच होगा उसके पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो हर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, एक केंद्रीकृत शक्तियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरी बात करें लोगों की हिस्सेदारी, हाँ लोगों की हिस्सेदारी बिल्कुल होती है, क्योंकि वो प्रधान का चुनाव लोगों के द्वारा ही किया जाता है, वोटिंग सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। वोटिंग के साथ किया जाता है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव भी नहीं होता, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सामुदायिक विकास की बात होती है क्या? बिल्कुल होती है सामुदायिक विकास, क्योंकि भैया ये पंचायतों का जो की स्थापना की गई वो सामुदायिक विकास के लिए ही की गई, तो विकास तो होना ज़रूरी ही है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अब किसके पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है? जो सफलतापूर्वक अगर कार्य करना है किसी भी पंचायत को तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आप बताइए, क्या स्थानीय जनता की ज़रूरत पड़ेगी, या केंद्रीय सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, या नौकरशाही की ज़रूरत पड़ेगी, या राजनेताओं की? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, स्थानीय जो जनता है उसके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि वो स्थानीय लोगों के लिए ही पंचायतों का स्थापना की गई है, तो उन्हीं की समस्याओं का समाधान होगा। अगर वही लोग स्थानीय लोग पर जब सहयोग नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? तो इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर किसी पंचायत राज व्यवस्था को, जो पंचायत सिस्टम है उसको सफल बनाना है, तो उसके लिए वहाँ के स्थानीय लोगों का उसमें जागरूक होना ज़रूरी है, और पार्टिसिपेट करना, हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी समस्या को बताना और पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है स्थानीय जनता का, ना कि केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार का कोई हस्तक्षेप ऐसे भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्थानीय सरकार होती है और वो स्थानीय रूप से चलती है। ठीक है, ना नौकरशाही का उसमें कोई हस्तक्षेप होता है, ना किसी राजनेता का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो बात होती है स्थानीय जनता की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। कैसा प्रयोग है? अब बताइए, सबसे ज़्यादा क्या व्याख्या करता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? मतलब है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन किया जाए एक निचले स्तर पर, ठीक है, स्थानीय लोगों के द्वारा ही खुद पर शासन किया जाए। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, ये क्या हो सकता है? ये एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, क्योंकि सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हैं, इसीलिए स्थानीय स्वशासन एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें कि विकेंद्रीकृत है चीज़ें, और वो स्थानीय स्वशासन के द्वारा, स्थानीय शासन या स्थानीय लोगों के द्वारा ही वो सरकार चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन तो हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता होगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक अगर बात की जाए तो किसे कहा जाता है? क्या लॉर्ड बेंटिक को कहा जाता है, लॉर्ड मेयो को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, या लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है? तो सब जानते हैं कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन, जो 1882 ने इसने जो क्या किया, स्थानीय स्वशासन के लिए जो इसने एक कानून को लागू करने की बात की, तो वो सबसे पहले किसने लागू करी है? वो बात कही है, कानून बनाने की बात किसने कही थी? वो रिपन ने ही करी थी, और इसके लिए कई ज़्यादा कानून बनाने की कदम भी उठाए, सराहनीय काम भी किया। 1882 में रिपन को कहा जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय स्वशासन को इतना बढ़ावा मिला। लेकिन हाँ, उस समय पर स्थानीय स्वशासन को ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, जिससे कि वो निचले स्तर पर भी शासन कर सकें, और जिससे वो जनता को निचले स्तर पर भी कंट्रोल कर सकें। ठीक है, इसलिए तो इसमें जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा कि स्थानीय स्वशासन को जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है, और उसने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है स्थानीय प्रशासन का। और यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बिल्कुल लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया था? अब जो स्थानीय स्वशासन था ना, उसको हस्तांतरित विषय की सूची में और जो राज्य सूची में रखा गया, वो दो बातें हुई थी। तो हस्तांतरित जो विषय था उस सूची में जो रखा गया था, उसको रखा गया था 1919 का जो अधिनियम था हमारा, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 का जो था, ठीक है, जिसमें कि इसको किस में रखा गया था? इसको एक हस्तांतरित विषय में रखा गया। उतना इम्पोर्टेंट विषय इसको नहीं रखा गया था 1919 में। लेकिन बात आती है जब 1935 का जो अधिनियम आया था, 1935 के अधिनियम में इसको एक राज्य सूची का विषय रखा गया था, राज्य सूची का विषय बनाया गया था इसको। ठीक है, तभी से ये राज्य सूची का विषय हो गया है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें इसको राज्य सूची में रखा गया, और जो 1919 का अधिनियम था उसमें इसको हस्तांतरित विषय में रखा गया। उतना इम्पोर्टेंट इसको नहीं दिया गया, लेकिन बाद में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ाया गया और इसको राज्य सूची का विषय बनाया गया, क्योंकि ये राज्य स्तर पर की बात है। निचले स्तर की जो सबसे निचले स्तर का है तो वो राज्य में ही रहेगा, और हर ज़िले की बात है, तो इसलिए इसको राज्य के अंदर रखा गया, जिससे कि वो राज्य की निगरानी में रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब ये स्लाइड ख़त्म हो गई है, और
तो ये था बिल्कुल एंड, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चंस थे, कुछ 20 क्वेश्चंस थे इसमें टोटल, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसमें कुछ सीखा होगा, ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने आज, और ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। डेली 20 से 25 क्वेश्चन जितने मिनट में हो पाएंगे, ठीक है, तो उतने मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 जो आज का हमारा हो गया, ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हमें लगता है आपने ज़्यादा कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस सेट आपके लिए डेली लाता रहूँगा। इसमें आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे आपके जैसे साथी इस सीरीज़ से जुड़ सकें और फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ऐसी कोई सीरीज़ अभी चला नहीं रहा है, और चला भी रहे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा है, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो यहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो और लोगों को जोड़िए और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए, बेहतर बनाइए, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए गुड बाय।